हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो इसमें क्या है, मैंने जैसा आपको बताया था कि इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और एक पूरा शेड्यूल जो है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी कि इसके क्वेश्चंस हम कब शेयर कर रहे हैं। आपको 8 बजे ये जो सीरीज है वो रात में 8 बजे आप लोग को ये जो सीरीज है वो देखने को मिला करेगी, क्योंकि हमने जो पोल शेयर करा था उसमें 8 PM पर ज्यादा वोटिंग थी। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हम 8 PM करते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई इश्यू रहता है कोई टाइम का तो फिर हम वापस से एक पोल शेयर कर लेंगे। तो अभी के लिए हम 8 बजे ही अपना जो सेशन है वो रखते हैं और ये सेशन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को जो यूपी टेट होने वाला है उन लोगों के लिए भी, जो सीटेट के एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए भी, और जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है एमपी टेट उसके लिए भी इक्वली हेल्प करेगा। तो हम थोड़ी सी इस बुक के बारे में अब समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें गिवन है और किस तरीके से आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लोग को ये बुक परचेज भी नहीं करना पड़ेगी और हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट 2500 क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 2600 परीक्षा पॉइंटर, जो अभी मैंने बोला ना एग्जाम पॉइंटर। तो अगर हम इन दोनों को 2500 माने लगभग 5000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे गाइज आपके एमपी टेट के पेपर से पहले। और ये यूपी टेट में भी ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जो पूरा एक शेड्यूल है मैं अलग से आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, फिर है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। फिर यहाँ पर ये देखो इसके सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप लोग बस एक बार देख लीजिए इसको। फिर है थर्ड चैप्टर बालकों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। ये सारे सेशन सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में मिल जाएंगे। तो आप पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद ये एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत हद तक आप लोग को हेल्प मिलेगी। फिर फिफ्थ है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की भी अगर थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की भी नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सीडीपी फुल थ्योरीज में आपको मिल जाएगा तो ये भी देख लीजिएगा। फिर बात आ जाती है बौद्धिकता के निर्माण विवेचित संदर्भ, ये भी इंटेलिजेंस की थ्योरी भी अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। फिर यहां पर ये देखिए मैं दिखाती हूं आपको। फिर है बहुआयामी बौद्धिकता, फिर है व्यक्तित्व, भाषा एवं विचार, उसके बाद है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मूल्यांकन आकलन, समावेशी शिक्षा, जो कि एमपी टेट और सी टेट में 5-5 नंबर का पूछा जाता है। फिर 16th है अधिगम संबंधी समस्याएं, तो ये भी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। फिर 17th है उपलब्ध परीक्षा एवं समावेशी बच्चों हेतु, फिर है प्रतिभाशाली सृजनात्मक, यहां पर फिर अधिगम एवं अध्ययन बालकों का सोचना सीखना, विद्यालय प्रदर्शन में असफलता। ये एक बार रूपरेखा आप लोग देख लीजिए। ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस से सब कुछ मैच है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा रहता है तो उसके एमसीक्यूज हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। अधिगम का अर्थ और शिक्षण विधियां मैंने हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो विधियां थी वो चैनल पर अपलोडेड हैं, देख लीजिएगा। बालक एक समस्या समाधानकर्ता एवं अनुसंधानकर्ता के रूप में, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं एवं उनकी त्रुटियों को समझना। फिर है बोध एवं संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, शिक्षा में सांख्यिकी विधियां, और फिर आपका मिसलिनियस आ जाएगा। तो आज जो हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो ये रूपरेखा पूरी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पता चल गई। ये सभी एग्जाम्स के लिए यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट में आप लोग की हेल्प करेगा। इससे पहले जब आप ये सेशन देखें उससे पहले सीडीपी फुल कोर्स का अनुभव स्टडी फैक्ट्स में थ्योरीज वाले सेशन देख लेना, सीडीपी चैप्टर वाइज में देख लीजिएगा, सीडीपी फुल थ्योरीज में देख लीजिएगा। तो आपको जो पूरा एक थ्योरी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और उसमें और भी थ्योरीज ऐड होना बाकी है, जैसे पेवलोव वगैरह की। तो वो सब आपको धीरे धीरे सेशंस देखने को मिलते रहेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। और अगर फिर भी कोई इश्यू रहता है तो आप बता सकते हैं, ताकि हम अगले सेशन से इसको थोड़ा सा संशोधित कर पाए। वैसे तो पूरी कोशिश है कि क्लियर दिखे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान। तो देखिए, इसका नाम से ही स्पष्ट है, बाल मनोविज्ञान। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट होगा, कौन मुख्य स्थान पर होगा? बालक। और थोड़ा सा जल्दी भी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैथ्स वगैरह जो होते हैं, अनसीन पैसेज जो होते हैं, वो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो यहां पर हमको बाल विकास में देखते ही साथ टिक करें, और इतने सारे एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग बिल्कुल देखते ही साथ हिट कर लेंगे। और ये किस किस एग्जाम में पूछा गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखते जाइएगा, क्योंकि एमपीटेट बहुत सालों बाद हो रहा है। तो एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो अदर स्टेट्स के मिल रहे हैं, तो हो सकता है एमपीटेट में एज इट इज क्वेश्चन डाल दिए जाए, क्योंकि वो भी जब हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जब बचेगा ही नहीं, तो फिर डर की कोई बात ही नहीं है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो वही बात आ गई, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें जो बच्चा होता है वो सेंटर्ड में होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और एमपीटेट में तो बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ लिए जाए, वो तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये हरियाणा टेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर ये दर्शन शास्त्र बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो आप लोग थोड़ा सा, और जो भी क्वेश्चन नया लग रहा हो, आपको लगे, तो आप प्लीज उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का। देखिए, यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। तो साइकी प्लस लोगोस ये मैंने अपने सेशन में भी करवाया, तो अगर सेशंस नहीं देखे तो देख लीजिए। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, मतलब आत्मा का अध्ययन। ये सभी मैंने डिस्कस किया है, तो अगर नहीं देखी, और उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और फिर अपने व्यवहार को संजोया रखा है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो जिन लोगों ने सीडीपी फुल कोर्स बैनुआ स्टडी फैक्ट्स के सेशन देखे होंगे, उन लोगों को ये क्वेश्चंस थोड़े से इजी लग रहे होंगे। अब ये किस तरीके से है, ये भी आप लोगों को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, कि सबसे पहले उसने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन, फिर चेतना, और अब व्यवहार बचा हुआ है। तो अगर हम मनोविज्ञान की आज की परिभाषा को देखें, तो यहां पर व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, लेकिन हम पहले की बात करते तो आत्मा का अध्ययन। और ये स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ है? तो अंतर्दर्शन। यहां पर बात आ रही थी मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र। और यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो अंतर्दर्शन। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? सीमा पर बात कर रहे हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ही तो बहुत अच्छी बात है। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये भी अच्छी बात है। बाल केंद्रित शिक्षा, मैंने पहले ही कहा था कि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जब हम बात करते हैं तो बच्चा जो होता है वो सेंटर्ड में होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी अच्छी बात है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। समस्या नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता तो बहुत अच्छा अवसर प्रदान करती है। तो डी ऑप्शन, क्योंकि सीमा पूछा गया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो विलियम वुंट ने किया था 1879 लिप्जिग जर्मनी में। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो सेशन अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक फैक्चुअल बेस करके भी बनाया था, कि बिल्कुल जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चंस आपसे यूपी टेट और एमपी टेट में, क्योंकि ये हरियाणा टेट, बिहार टेट, पटना टेट, झारखंड, इन सब में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और सी टेट में आपके कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। शैक्षिक मनोविज्ञान
शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी? अब परिभाषा मैंने आपसे कहा था ना, हमारे एमपी टेट में भी पूछ ली जाती है और यूपी टेट में भी। तो जो लोग 23 जनवरी को अपना यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं कि आप लोग डेफिनेशंस या जो जनक वगैरह है वो थोड़े से अच्छे करके जाइएगा। तो ये आप लिख सकते हैं अपने एक अलग से नोट्स में कि जो स्टीफन है उन्होंने ये बात कही थी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। चलिए आगे, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो अब हमने बात करी है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। व्यवहारिक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, मानव विज्ञान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान। देखिए यहां पर इसमें कंफ्यूजन है। मानव विज्ञान इन्होंने आंसर के अकॉर्डिंग बता दिया, लेकिन इसका व्यवहारिक विज्ञान भी आंसर हो सकता है। लेकिन चूंकि इसमें मानव विज्ञान को ही आंसर की के अकॉर्डिंग यही माना है हरियाणा टेट में, तो हम मानव विज्ञान इसका सही आंसर लगाएं। इस बुक के आंसर के अकॉर्डिंग नहीं, जो टेट वगैरह में आंसर की में दिए हुए हैं हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र ने किया था? तो दर्शन शास्त्र, हमने बात करी थी दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है तो दर्शन शास्त्र। ठीक है, फिर है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? बेने, तो अल्फ्रेड बेने। फिर अल्फ्रेड बेने इंटेलिजेंस में भी इनका नाम आता है। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को, बिल्कुल सही बात है, जो उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथड्स हैं, उनको और अधिक प्रभावशाली बना सके। फिर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन है वो कब से किया जाता है? तो विकासात्मक, ये याद रखना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है वो जन्म से अध्ययन करते हैं किशोर अवस्था तक। ठीक, ये जो 4 स्टेजेस हैं आप याद रख सकते हैं, शैशवावस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, फिर उसके बाद किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था, ये एडल्टहुड। अब ये बुक के नाम है, बुक के नाम भी पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो जैसे रिपब्लिक बुक प्लेटो के द्वारा, एमिल या एमाइल बोलते हैं तो ये रूसो के द्वारा। तो अब हमें 2 ऑप्शंस पता चल गए, 3 और 4। तो देखो 2 ऑप्शन के थ्रू ही हम हिट कर लेंगे, 3 और 4। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डुई के द्वारा है और संध्या विधि दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का जो प्रयास है वो करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने बात कही। देखिए अब मैं यहां पर आपको यहां वापस से ले चलती हूं। स्टीफन ने क्या बात कही थी कि शिक्षा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। दैट स्टेटमेंट इज गिवन बाय स्टीफन। यहां ले चलती हूं कि अब ये किसके द्वारा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये है स्किनर के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस नोट डाउन करके रिवाइज करते रहो। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान, पहले उसने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन, फिर चेतना, और देन सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। व्यवहार का अध्ययन बचा हुआ है, तो 17th का डी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो 1900 से मानी जाती है, क्योंकि 1879 लिप्जिग जर्मनी में भाई उसको लैब सब्जेक्ट के रूप में उसको फाउंड आउट किया था विलियम वुंटन ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो किससे नहीं है? मानव व्यवहार से, मानसिक प्रक्रियाओं से, सीखने के तरीकों से, बिल्कुल सही बात। लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन इसमें ये बात नहीं करता है, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विद्यात्मक विज्ञान, यहां पर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, ये आप इसको समझ सकते हैं। तो जो भी फैक्ट बेस्ड है आप उनको लिखते रहें। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं, सृजन जो है वो खुद ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखते ही साथ हिट हो जाते हैं, और ये बात किसने कही? पियाजे ने कही है कि चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज।
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। किसके अंतर्गत है? वही बात आ जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे अपने, देखिए बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन भी चेंज नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा जो कथन है वो सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? बिल्कुल सही। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे, ऐसा नहीं, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित, केवल अनुशासित बनाए रखने के लिए तो नहीं, परीक्षा में परिणाम में उन्नति करने के लिए तो नहीं, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक जो तरीके हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, वही बाल मनोविज्ञान, इसके देखिए सेम क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में, या फिर एक ही एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखो यहां पर ये यूपी टेट में पूछा, यूपी टेट में पूछा गया, सेम क्वेश्चन DSSB-PRT में पूछा गया। तो जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट के लिए हम इस बुक से करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना, और जब भी कोई भी क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं आता है, तो आप लोगों से इजीली बन जाए। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था की, यहां पर चूंकि गर्भावस्था दे दिया है, बाल मनोविज्ञान पूछा है, वहां पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, और वो क्या था? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी था, तो जन्म से। चलिए, ये दो क्वेश्चन सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे गए हैं। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो प्राथमिक। और किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र। तो गाइज यहां पर आज हमने ऑलमोस्ट क्या पूरे 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करा है। टाइमिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। अब इसके बाद यहां पर ये देखो एग्जाम पॉइंट के नाम से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम अलग सेशन में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा। आज आप लोगों ने ये पढ़ा, आप लोग पहले चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो सीरीज है मेरी CDP फुल कोर्स, या जहां से भी आपको देखना है वो देखिए, फिर ये MCQs कीजिए, फिर उसके बाद जब हम एग्जाम पॉइंट वाले ये क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो आप लोगों को करने में बहुत, मतलब ऐसा लगेगा कि आप लोग को बहुत आने लगा है। बस जिस दिन आप लोगों को ये लगने लगे, अपने आप में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए, आप लोग मोटिवेटेड फील करने लगे, बस उसी दिन समझना एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। बस ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, उसके बाद रिवीजन करते रहें, अपने आप में मोटिवेटेड फील रखने के लिए ये क्वेश्चंस करेंगे, और फिर क्वेश्चन के बाद जो एग्जाम पॉइंट है इनको डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जो यूपी टेट में पूछा गया हो सकता है वो आपसे एमपी टेट में पूछ लिया जाए, क्योंकि DSSB-PRT का एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट में पूछा गया है। यूके मतलब जो उत्तराखंड का है वो आपसे यूपी टेट में पूछ लिया जाता है। सी टेट का कोई भी क्वेश्चन एमपी टेट में पूछ लिया जाता है। तो ये सब मिक्स वाले क्वेश्चन करने से क्या होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया। तो जो पूरा एक शेड्यूल है मैं अलग से आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।